स्टोरी अपलोडेड बाय मिस्टर साइकोच 101 का रोमांस। फिर भी हैप्पी एक गहरी सांस लेते हैं और अब दरी सहमी में नजरों से संयम की तरफ देखती है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह अपनी बड़ी मीठी आवाज में, क्या तुझे मेरी हेल्प करवा दे, मेनू यही छोड़ दे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हैप्पी की आवाज सुनकर संयम, जो किसी गहरी सोच में था, वह बाहर आ जाता है। वह अपनी आंखें खोलकर हैप्पी को देखा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते, पर संयम की गहरी ठंडी आंखों को देखकर हैप्पी के हाथों के रुई खड़े हो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। स्पेशल हैप्पी की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, क्यों? क्या आज हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? वैसे भी आज मेरा पूरा दिन ऑफ है, तो बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? इस पर हैप्पी बिना सोचे समझे, घर जाना है मेनू, यहाँ पर नहीं रहना है। इस पर संयम अपना सर हिलाते हुए, तो देर किस बात की है मेरे विलेज चलो, वहां पर हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर हैप्पी जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए, तुसी ठीक तो हूं ना, मेनू घर जाना है, ताई मेरा इंतजार कर रही होगी, और अगर ताई को पता चला ना मैं प्रेसिडेंट के घर गई हूं तो वह तो मुझे छोड़ेगी नहीं, तो रब दे वास्ते मेनू घर दे छोड़ दे। इस पर पहले संयम ड्राइवर को देता है। ड्राइवर उसका इशारा समझकर जल्दी से पार्टीशन ऑन कर देता है। उसके पार्टीशन ऑन करने से घर में दो जगह बन जाती है, दोनों में एक दीवार आ जाती है। वही संयम बिना देर किए हैप्पी को अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करे मुंह खोल उसे ही देखने लगती है, और उसके ऐसे मुंह खोलने से संयम के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए अपनी टंग को निकालकर हैप्पी के मुंह के अंदर डाल देता है, और उसके पूरे मुंह को सक के साथ लिक करने लगता है। वही हैप्पी, जो उसके गोद में बैठने से हैरान थी और वह उसके ऐसे करने से अपने सेंस में आ जाती है, वह उसके कंधे को पकड़कर अपने से पीछे करने लगती है। तभी संयम उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके बिना देर किए हैप्पी को सीट से लेट देता है, और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके जो गर्दन पर चुनरी थी उसे वह निकालकर साइड में रख देता है, और वैसे ही उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों से उसके सीने को सहलाने लगता है, जिससे हैप्पी ना चाहते हुए मॉर्निंग करने लगती है। उसकी पूरी बॉडी इस समय शिवर कर रही थी, कहीं ना कहीं संयम के ऐसे करने से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तक उसके हाथ जो उसे रोकने के लिए छुड़ा रहे थे, वह आप रुक जाते हैं, वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही संयम जब यह महसूस करता है कि हैप्पी उसे नहीं रोक रही है, तो वह उसके हाथों को छोड़कर अपना एक हाथ उसके सीने को सहलाने में लगा देता है, तो दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाल देता है। वही हैप्पी भी अपने दोनों हाथों से संयम के बालों को कस के पकाने लगती है। वह अपनी आंखें बंद किए हुए संयम के दिए हुए एहसासों को महसूस करने लगती है। वही संयम जब यह महसूस करता है कि हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह वैसे ही नीचे आ जाता है और उसकी गर्दन को लिक करने लगता है, जिससे हैप्पी को गुदगुदी हो रही थी, जिससे वह अपने सेंस में आ जाती है। उसे अब समझ में आ जाता है कि वह क्या कर रही थी। वह खुद को संयम से दूर करते हुए, छोड़िए मेनू, बस कीजिए, कोई देख लेगा और फिर बड़ा वाला प्रॉब्लम होगा जी। समझिए मेरी बात, मेनू छोड़ दीजिए। हैप्पी की रिक्वेस्ट भरी बातों को सुनकर संयम अपना चेहरा उसके गर्दन से हटाए उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से, सिर्फ एक ही शर्त पर। संयम की बात सुनकर हैप्पी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, शर्त? कौन सी शर्त? मेनू आपकी कोई शर्त नहीं मानने वाली। अब मेनू छोड़ दीजिए, मेनू आपसे कोई बात नहीं करनी है। हैप्पी की बात पर संयम उसके लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिससे हैप्पी के मुंह से हल्का सा ए निकल जाता है। वह अपनी आंखें छोटी करके, कोई कह सकता है तुसी प्रेसिडेंट हो? मतलब कौन सी लैंग्वेज में तनु बताओ? मतलब सच में तुसी प्रेसिडेंट हो और ऊपर से यह कर रहे हो? कोई कह सकता है कि दुनिया का प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। हैप्पी की बात पर संयम अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाकर हैप्पी की आंखों में देखते हुए, मिस बकबक, प्रेसिडेंट मैं दुनिया के लिए हूँ, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा प्यारा सा हबी बनने वाला हूँ, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला है कि तुमने किसी और की प्यार की जरूरत ही नहीं करने वाली है। मिसेस हैप्पी श्याम महेश्वरी, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना है, और मैं कैसा हूँ कैसा नहीं ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी तो तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता चलता ही रहेगा। संयम की बात पर हैप्पी अपना मुंह खोल हैरानी से, क्या कहा मेनू, तुसी बीवी ना? बाबा ना बाबा, मेनू तुझे बीवी ना बने है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और वैसे ही मुझे सिंपल लाइफ जीना है। एक प्रेसिडेंट की वाइफ तो बिल्कुल नहीं बना है। एक तो मैं यहाँ पर अपने ख्वाब पूरे करने आई हूँ, और तुसी तो मेनू प्रेसिडेंट की वाइफ बनाने पर तुले हुए हो। ना बाबा ना मेनू, रब द वेस्ट छोड़ दे, तुसी नाल एक सोनी कुड़ी मिलेगी, बस मेनू छोड़ दे। कहते कहते हैप्पी उसे देखने लगती है।
वही हैप्पी की बात पर सही है, मुझे दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और फिर उसके लोअर लिप को बाइट का के अपनी गहरी मगर ठंडी आवाज में मैं प्यार से कह रहा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम जानती नहीं क्या हो सकता है। तुम्हारे अनाथ आश्रम को बनाने में मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है और वह तुम्हारे अनाथ आश्रम के बच्चों के स्टडी के साथ उनके फ्यूचर प्लान में भी उनकी मदद करेंगे। क्या तुम यह नहीं चाहती हो कि तुम्हारे अनाथ आश्रम के बच्चे एक अच्छे लाइफ जिए जैसे तुम जीना नहीं हो? तुम्हें तो मेरी बना है, चाहे तुम्हारी हाँ हो चाहे तुम्हारी ना हो। बकबक। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मेरे दिल में अपने लिए जगह जो बना ली है और मेरी रातों की नींद भी तो गायब हो चुकी है ना, तो उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसके ऐसे मुस्कुराने से हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख देती है। वही उसके ऐसे हाथ लगाने से ही है उसकी तरफ झुकने लगता है, जिससे हैप्पी अपना सर ना में हिला देती है। पर संयम वैसे ही झुक जाता है और जिससे दोनों के ही साइन आपस में प्रेस होने लगते हैं, जिससे हैप्पी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। तो संयम उसे अपने ऊपर लेट देता है, कर बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को परफेक्टली सीट पर लेटने को मिल रहा था। वही उसे के ऐसे करने से हैप्पी अपनी आंखें झट से खोलकर उसे देखने लगती है। तो संयम उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें पीछे की ओर कर देता है और उसकी आंखों में बड़े प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, जिससे हैप्पी को एक पल के लिए तो सब कुछ भूलना पड़ता है। वह सब कुछ भूल जाती है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ देखने लगती है। ना जाने कब वह खुद ही उसके करीब जाने लगती है, जिससे संयम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसकी आंखों में जो नशा था ना वह हैप्पी पर चढ़ जाता है। वह आगे जाने ही वाली थी कि फिर कुछ सोचकर अपना सर ना में हिला देती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। संयम उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो हैप्पी के होंठों को अपने होंठों में भर लेता है और उससे पैशनेट किस करने लगता है। वही हैप्पी संयम के कंधे को पकड़कर खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगती हैं। वही संयम अपने एक हाथ से हैप्पी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर लेता है और संयम के बालों को पकड़ लेता है, जिसे हैप्पी हिल नहीं पाती। वही संयम डीपली किस करने लगता है। जब हैप्पी अपना मुंह नहीं खोलती तो संयम उसके लिप्स पर बाइट कर देता है, जिससे हैप्पी को ना चाहते हुए भी हैप्पी को अपना मुंह खोलने लगता है। वही हैप्पी के मुंह खोलने से संयम अपनी टंग को आस्था के मुंह में फिर आने लगता है। वही हैप्पी को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। संयम को जब लगता है हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को लिक करने लगता है। जब वह यह महसूस करता है कि हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे ही वह उसके हाथों को छोड़कर सीट पर बैठा देता है। उसने अभी तक हैप्पी को अपने से दूर नहीं किया था। वह वैसे ही उसे बैठकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वही हैप्पी ने अपना सर संयम के कंधे पर रखा हुआ था क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और यह किस बहुत ही डीप थी जिसकी वजह से उसे बहुत ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पर संयम वह नॉर्मल था, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो अपनी नजरें नीचे करके हैप्पी को देखा है जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वह वैसे ही उसके दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों के साइड में रखकर उसे अच्छे से गोद में बैठा देता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है। वही हैप्पी जो गहरी गहरी सांस ले रही थी, वह अब शांत हो चुकी थी। वह अपनी नजरें ऊपर करके संयम को देखते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराई जा रहा था। दोस्तों अभी के लिए तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पर साथ ही साथ मुझे खाने में बहुत खुशी आ रही है कि मेरी नई स्टोरी आ चुकी है और प्लीज़ यार ज़रूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन आपको दिया है और स्टोरी आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। CH102 शुश जस्ट अ लिटिल बिट मोर। वही हैप्पी ने अपना सर संयम के कंधे पर रखा हुआ था क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और यह किस बहुत ही डीप थी जिसकी वजह से उसे बहुत ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पर संयम वह नॉर्मल था, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो अपनी नजरें नीचे करके हैप्पी को देखा है जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वह वैसे ही उसके दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों के साइड में रखकर उसे अच्छे से गोद में बैठा देता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है। वही हैप्पी जो गहरी गहरी सांस ले रही थी, वह अब शांत हो चुकी थी। वह अपनी नजरें ऊपर करके संयम को देखते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराई जा रहा था। वही हैप्पी जो गहरी गहरी सांस ले रही थी, वह अब शांत हो चुकी थी। वह अपनी नजरें ऊपर करके संयम को देखते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराई जा रहा था। ये देखकर हैप्पी पूरी गुस्सा हो जाती है। वह छोटे बच्चों की तरह उसके कंधे पर जोर जोर से मारते हुए, तुसी तो बहुत बहुत बड़े वाले बुरे हो। मैंने तुसी कोई गल ना करनी है। क्या जरूरत है ये सब करने की, तनु पता है मैनू सांस भी ना आवे। पर तेनू कौन समझाएगा, तुझे किसी का सुनते हो जो मैनू सुनेगा। कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगती है। ऊपर से उसके लिप्स उसे बहुत दर्द दे रहे थे। जो उसने बाइट जो किए थे, वह अपने आकार छोटा छोटा करके देख रही थी, जो बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था।
संयम को हैप्पी के ऐसे करने से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी जो मस्कुलर बॉडी थी उसे पर हैप्पी के छोटे छोटे हाथ उसे कहाँ लगने वाले थे। वो तो बस उसे देख रहा था, जो गुस्से में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी पूरी तरह से चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था, और उसकी आंखें ऐसी छोटे छोटे करके देखने से उसे और भी ज्यादा हैप्पी पसंद आए थे। वह बस मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर हैप्पी उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से भरी आवाज, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब सही है, समझ नहीं आ रहा है तो उसे हंस क्यों रहे हो। और क्या ही कहूं, तुम्हें दुनिया का प्रेसिडेंट हो और ऐसी पागलों की तरह हंसी जा रहे हैं। आखिर तेनू प्रेसिडेंट किसने बनाया है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं प्रेसिडेंट क्या तेनू तेनू अपने पास भी ना आने दूं। कहते कहते वह गुस्से में उसके बालों से खेलने लगते हैं। वही संयम जो हैप्पी की बच्चों वाली हरकतों को देख रहा था, उसे गुस्सा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाकी लड़कियों से हैप्पी बहुत अलग थी। हैप्पी को हमेशा ही छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता था। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती और यह ऑफर संयम ने उसे रखा होता तो अब तक उसे लड़की ने है संयम को लूटने की पूरी तैयारी कर ली होती, और यहां तक कि शॉप ऑफ करना तो उसने छोड़ ही नहीं होता। पर हैप्पी तो भाई हैप्पी है, वह कहाँ ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखती है। वही हैप्पी तो अपना गुस्सा संयम पर उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही एक इस संयम बस उसके गुस्से को झेले जा रहा था। इस समय उसके पूरे बालों की वॉट लगा देते हैप्पी ने तब तक घर भी आ चुका था। ड्राइवर एक बटन दबा देता है, जिससे संयम को पता चलता है कि घर आ चुका है। तो संयम पहले हैप्पी को देखा है, जो उसके बाल बिगड़ने में लगी हुई थी। वह उसे अपनी गोद में बैठा देता है और फिर उसे अच्छे से स्कैन करने लगता है। उसकी गर्दन पर जो निशान थे, उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके बालों को छोड़ देता है और साथ ही साथ दुपट्टे को उसके ऊपर अच्छे से ओढ़ देता है। हैप्पी कुछ कह पाते उससे पहले ही संयम अपनी शांत आवाज में, मिल चुका है, क्या तुम चाहती हो कि ऐसे ही उनके सामने जा। अगर हाँ है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती। मतलब अकेले का में हम दोनों और तुम्हारे का से बाहर निकलना। ऊपर से इतने प्यारे प्यारे निशान जो साफ साफ बता रहे थे कि हम दोनों के बीच क्या हुआ है। कहते हुए सही हम अपने चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट लिए हैप्पी को एक आंख मार कर कर से बाहर निकल जाता है। वही हैप्पी अपनी आंखें बड़े बड़े करके, बड़ा बेशर्म है ये तो। सच में हैप्पी तूने की किया जो तुझे यह मिला। सच में मिला तो मिला, वह भी बेशर्म ही मिलना था। प्रेसिडेंट है कि बेशर्मी की दुकान। बाय गुरु तुसी तो बहुत ग्रेट हो। कहते कहते हैप्पी अपनी रूहानी सी शक्ल बनाने लगती है। तब तक संयम ने दरवाजा खोल दिया है, तो हैप्पी भी ना चाहते हुए भी बाहर आ जाते हैं। वह जैसे ही बाहर आती है, तो सामने एक बड़ा सा विला नजर आता है और उससे भी बढ़कर वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। हर तरफ काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स, जिनके हाथों में बंदूकें मौजूद थे। जिसे देखकर हैप्पी जल्दी से संयम का हाथ कस के पकड़ लेती हैं और उसकी तरफ उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। वही हैप्पी की सिचुएशन को समझकर संयम उसे कस के अपने गले लगा लेता है। फिर एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसे अंदर की ओर ले जाने लगता है। इस समय संयम के गले लगाने की वजह से हैप्पी को बहुत अच्छा लग रहा था। उस संयम में से स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी, जिसे महसूस करके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उससे ही बढ़कर संयम का ऐसा उसका हाथ कस के पकड़ने से हैप्पी को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। जहां संयम के चेहरे पर एक एरोगेंस एंड एटीट्यूड था, तो वही हैप्पी सभी को देख रही थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। कहीं ना कहीं संयम कैसे हाथ पकड़ने से वहां पर जितने भी मेड काम कर रहे थे, वह सभी आपस में बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर हैप्पी को और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग एंड अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वह अपनी पाल के नीचे झुका लेती हैं, पर संयम के उसके हाथ पकड़ने से उसके हाथों में एक अलग सी हिट पैदा हो रही थी जो उसे शांत कर रही थी। वही संयम हैप्पी का हाथ पकड़कर उसे अपने मास्टर बेडरूम की तरफ ले जाता है। मास्टर बेडरूम में आकर बिना देर किए हैप्पी को बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे हैप्पी को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो वही संयम अपने कोट को निकालकर सीधा हैप्पी के ऊपर आ जाता है, जिससे हैप्पी एक पल के लिए पूरी हैरान हो जाती हैं। तभी वह अपने गर्दन पर संयम के ठंडे ठंडे होठों को महसूस करती हैं, जिसे महसूस करके हैप्पी की पूरी बॉडी प्लेजर से भर जाती है। उसे खुद ही नहीं पता चला कि कब वो मौन करने लगती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। तभी संयम उसके होठों के नजदीक आ जाता है। वह जब हैप्पी की आंखें बंद देखा है तो उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसको अच्छे से बेड पर लेटकर फिर उसके दोनों तरफ अपने हाथों को ले जाकर एक हाथ उसकी कमर के पीछे तो दूसरा हाथ उसके सीने तक ले जाता है और फिर उसके होठों को किस करने लगता है। वह इतनी पैशनेट और सॉफ्ट किस कर रहा था कि हैप्पी अंदर तक खुद को प्लेजर से भरी हुई पाती है। वही संयम जब यह महसूस करता है कि हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह अपनी गर्म टंग को अपने मुंह से निकालकर हैप्पी के लिप्स को लिक करने लगता है।
जिससे हैप्पी उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती हैं। उसके शर्ट के पकड़ने से संयम के शर्ट के 2 बटन टूट जाते हैं। वही उसके दोनों ही पर संयम के कमर पर चले जाते हैं। वही संयम उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। तभी वह उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है, जिससे हैप्पी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। उसे बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है, पर फिर भी उससे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके संयम के बालों में अपने दोनों हाथ ले जाती हैं। पता नहीं क्यों वह खुद को कमजोर लगती है। उसकी पूरी बॉडी जैसे संयम के कंट्रोल में आ चुकी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्यों उसे रोक नहीं पा रही थी, और जैसे तैसे करके खुद को शांत करने लगती है। जब संयम की गर्म टंग को अपने टमी पर लिक करते हुए महसूस करती है, तो उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। उसके पेट में 100 से ज्यादा तितलियां डांस करने लगती है। वह उसके बालों को पकड़कर अपना सर नामे हिला देती है, तो संयम उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी गर्म सांसें उसके कानों में छोड़ते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करके अपनी मदहोशी भरी आवाज में शुश जस्ट अ लिटिल बिट मोर कहते हुए वह हैप्पी की नेक को लिक करने लगता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 5 मिनट के बाद संयम उसके होठों पर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी दोनों उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा देता है और उन दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर हैप्पी को किस करने लगता है। वही हैप्पी भी उसका साथ देने लगती है। अब संयम की टंग हैप्पी के माउथ को लिक के साथ उसकी टंग को सक भी कर रहा था, जिससे हैप्पी प्लेजर से मौन करने लगते हैं। इस समय बेडशीट जमीन पर गिरी हुई थी और वही हैप्पी का टॉप ऊपर की ओर आ चुका था। वही उन दोनों की सांसों की आवाज से पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। जब हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो संयम उसे छोड़ देता है और उसे अपने ऊपर बिना देर किए लेट देता है, जिससे हैप्पी अपना चेहरा संयम के सीने के बीचों बीच रखकर अपनी गर्म सांसें से उसके सीने पर छोड़ने लगते हैं। यार दोस्तों, अभी के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नई स्टोरी आ चुकी है, जरूर पढ़ लेना। सबको तो पता है मेरी एक स्टोरी आ चुकी थी जिसका नाम है साइकोज इनोसेंट हार्टबीट। उसे भी जितना आपने प्यार दिया था वैसे ही इसे भी आप उतना ही प्यार करेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। CH103 ओ बिच। वही हैप्पी भी उसका साथ देने लगती है। अब संयम की टंग हैप्पी के माउथ को लिक के साथ उसकी टंग को सक भी कर रहा था, जिससे हैप्पी प्लेजर से मौन करने लगते हैं। इस समय बेडशीट जमीन पर गिरी हुई थी और वही हैप्पी का टॉप ऊपर की ओर आ चुका था। वही उन दोनों की सांसों की आवाज से पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। जब हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो संयम उसे छोड़ देता है और उसे अपने ऊपर बिना देर किए लेट देता है, जिससे हैप्पी अपना चेहरा संयम के सीने के बीचों बीच रखकर अपनी गर्म सांसें से उसके सीने पर छोड़ने लगते हैं। हैप्पी पूरी तरह से अपने आप को लूज छोड़ देती है और संयम के बालों को सहला रहा था। इस समय दोनों का ही चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, पर संयम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह अपनी गर्दन नीचे करके हैप्पी को देखा है, जो उसके सीने पर सर रखकर सांस ले रही थी। इस समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसकी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करके संयम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी हिट पैदा होने लगते हैं। वही संयम हैप्पी को बेड पर लेटकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बिना हैप्पी की तरफ देखकर अपनी शांत मगर गहरी आवाज में 15 मिनट, अगर 15 मिनट में तुमने खुद को ठीक नहीं किया तो इसके आगे जो होने वाला है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। मिसेज संयम महेश्वरी कहते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वही हैप्पी जो अभी अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगते हैं। उसके पूरे बॉडी में उसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संयम की बातों को याद करके वह उसकी बातों का मतलब समझकर खुद को देखने लगते हैं, तो उसका पूरा नेक लव बाइट से भरा हुआ था, और साथ ही साथ उसका पेट जिस पर अभी अभी संयम ने अपने निशान छोड़े हुए थे वह भी लाल हो चुके थे। वह खुद को ऐसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। वह वैसे ही मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करने लगती है, क्योंकि उसका पूरा नेक लव बैद से हो चुका था कर, और ऊपर से वह लाल हो चुके थे। साथ ही साथ उसके लिप्स पूरी तरह से सूजे हुए थे और किसी टमाटर की तरह लाल लाल हो चुके थे, जिसे देखकर हैप्पी वही ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ डार्क हाउस, डार्क रूम जिसे हेल कहा जाता है, उसमें करीब 20 लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और सामने एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और इस टेबल के सामने एक बड़ी सी चेयर जो पूरी तरह से खाली थी। तभी उसे रूम का दरवाजा खुल जाता है। सभी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वहां पर कुछ 29 to 40 एज के माला एंड फीमेल थे, जो दिखाने से बड़े बड़े बिजनेसमैन, माफिया से रिलेटेड, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड रिलेटेड पर्सन हो। तुम सभी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी उसे रूम में 2 टाइगर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी हक्के बक्के हो जाते हैं। सभी अपनी चेयर पर डर से सिमट जाते हैं। तभी एक शख्स वहां पर आकर सभी की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में, एवरीवन रिमेन सीटेड इन देयर प्लेसेस, ही हैज जस्ट कम हियर टू सी। अगर गलती से भी कोई अपनी जगह से खड़ा हुआ तो, कहते हुए गहरी सांस लेकर मुस्कराने लगता है
और वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वही वह दो टाइगर दोनों साइड चले जाते हैं। तभी उनमें से एक जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसका पूरा चेहरा पसीने में लटपट था, वह जैसे ही टाइगर को अपने पास आते हुए देखा है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके पॉकेट से हड़बड़ाहट की वजह से रिवॉल्वर नीचे गिर जाती हैं, जिसकी आवाज सुनकर वह शख्स जो अपनी जगह पर खड़ा था और उन दोनों टाइगर पर नजर रख रहा था, वह शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए ओ फक, टाइगर को उसका खाना मिल गया, कहते हुए वह अपना सर हिला देता है। वही उसे रिवॉल्वर को देखकर वह टाइगर उसे शख्स की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। वही दूसरा वाला टाइगर भी उसी के साथ चला जाता है। वहीं उन दोनों टाइगरों के जाने के बाद वह शख्स सभी की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए, बिफोर कमिंग हियर, हाउ मेनी टाइम्स वर यू टोल्ड नॉट टू ब्रिंग हम। क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को मौत से खेलने का शौक है, ओनली 5 मिनट। कहते हुए वह शख्स सभी पर अपनी ठंडी नजर डालकर वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वही 5 मिनट के बाद दरवाजा खुल जाता है। वैसे ही वह सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सभी ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वही दरवाजा खुलते ही 4 व्हील ट्रेंड बॉडीगार्ड्स जिन्होंने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, वह चारों चार दिशा में खड़े हो जाते हैं। वही उन चारों के खड़े होने के बाद अंदर दो शख्स आते हैं। पहले नाइट वश ब्लैक बिजनेस सूट, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। दूसरा भस्म, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। नाइट अपनी यूनिक वॉक के साथ चेहरे एरोगेंट एंड एटीट्यूड, इसलिए पर फोटो पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसी के साथ वह अपनी हेड चेयर के सामने आकर रुक जाता है। वह चेयर को पीछे करके अपने कोट का बटन खोलकर चेयर पर एक दूसरा पैर रखकर सभी की तरफ देखकर उन सभी को बैठने का इशारा कर देता है। वही वह सभी नाइट की ठंडी आंखों को अपने ऊपर महसूस करके उन सभी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह सभी गहरी सांस लेने लगते हैं और फिर एक एक करके एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक शख्स नाइट की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, हम सभी के हमारे ड्रग्स हमारे वेपन और यहाँ तक कि हमारे आइलैंड सबको सिक्योर करने के लिए बेहतर से बेहतर गॉड्स लगाए हुए हैं, पर फिर भी हमारे कुछ वेपन्स, ड्रग्स और यहाँ तक कि आइलैंड में रखा हुआ हमारा गोल्ड गायब होता जा रहा है और इस वजह से हम सभी को आपकी हेल्प चाहिए। कहते हुए वह शख्स अपना सर झुका लेता है। वही उसे शख्स की बात सुनकर नाइट जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसी की आवाज सुनकर उन सभी के कान खड़े हो जाते हैं और पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हंसी उसे चार दीवारी में क्रीपी साउंड कर रही थी। सभी को एक अलग साथ डर महसूस हो रहा था, पर वह करते भी क्या, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। खुद के बिजनेस को बचाने के लिए वो था नाइट जिसकी क्रूलनेस से लेकर उसके वर्क तक सभी उसे जानते हैं। हर किसी को पता है कि वह कौन है, क्या कर सकता है, बस सभी को उसका चेहरा नहीं पता है, क्योंकि नाइट ने हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से डार्कनेस में छुपाए रखी हुई है। वही नाइट टेबल पर जोर जोर से अपना हाथ मारकर हंसते हुए उन सभी का मजाक उड़ाकर, क्या बात है, जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वह आज मुझे मदद मांग रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर हन। वैसे मैं काम तो तुम लोगों का कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बोलो बोलो क्या मिलेगा। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किया चेयर पर लीन होकर अपनी ठंडी निगाहों से उन सभी की तरफ देखने लगता है। इस समय उसने अपने कंधे ऊपर की ओर कर लिए थे, उन सभी की तरफ देख रहा था, जिनके चेहरे पर पूरी तरह से परेशानी सब देख रही थी। इस पर एक लड़की जो करीब 29 की हूँ, वह बड़ी अदाओं के साथ नाइट को देखकर अपने चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट लिए, आखिर हमसे नाइट को क्या चाहिए, वह जो चाहेंगे उन्हें वह मिल जाएगा। कहते हुए वह उसे एक अलग ही लुक दे देती हैं, जैसे कह रही हूँ अगर तुम चाहो तो। वही नाइट उसे लड़की को अपनी ठंडी निगाहों से देखने लगता है, जिससे उसे लड़की की कातिलाना मुस्कुराहट वही की वहीं रह जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। वही नाइट अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे लड़की की तरफ देखते हुए, ओ बिच, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम नाइट के बेड आ सको, पर तुम्हें इतना ही मेरे लिए कुछ करना है तो क्यों ना मेरे बॉडीगार्ड्स के लिए करो, वह भी तो विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखने लगता है और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए, व्हाट यू थिंक, यस और नो। इस पर वह लड़की जल्दी से अपनी जगह पर खड़े होकर अपना सर नामे हिलाते हुए, नो नो नाइट, मेरा ऐसा कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस आपको पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, प्लीज अब कुछ ऐसा मत कीजिए। कहते हुए वह लड़की रोने लगती है। वही उसकी ऐसी हालत को देखकर नाइट अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर बड़ी मासूम भरी आवाज में, क्या कर दिया तुम लोगों ने, लड़की को रुला दिया, देखो कितनी मासूम है ना, रो देखो कितनी अच्छी तरह से रही है,
चलो तुम्हारा रोना 2 मिनट में मैं शांत कर देता हूँ। अगर तुम लोगों को अपना काम पूरा करना है, तो मुझे तुम सभी के बिजनेस में से 50-50% चाहिए। फिर अपनी आंखें बंद करके अलसी आवाज में चिल्लाकर नाउ ऑफर स्टार्ट्स इन जस्ट 5 मिनट्स कहते हुए वह अपने दोनों पर टेबल पर एक के ऊपर दूसरा रखकर अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलते हुए अपनी तिरछी नजरों से उन सभी को देखने लगता है। वही पीछे खड़ा भस्म अपने चेहरे पर हैरान के साथ अपने मन में, सच में नाइट कोई भी मुकाबला नहीं है। इन गीदड़ों के मुंह से निवाला छीना मतलब किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। बहुत अच्छी तरह से खेल खेलना जानता है नाइट। अब मजा आएगा इन सभी के साथ खेलने में, कहते हुए मैं उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह नाइट की तरफ देखा है, जो रिलैक्स होकर चेयर पर बैठा हुआ है। 104, क्या मेरी कैंडी मुझे छोड़कर जाने वाली है? कहते हुए वह अपने दोनों पर टेबल पर एक के ऊपर दूसरा रखकर अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलते हुए अपनी तिरछी नजरों से उन सभी को देखने लगता है। वही पीछे खड़ा भस्म अपने चेहरे पर हैरान के साथ अपने मन में, सच में नाइट कोई भी मुकाबला नहीं है। इन गीदड़ों के मुंह से निवाला छीना मतलब किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। बहुत अच्छी तरह से खेल खेलना जानता है नाइट। अब मजा आएगा इन सभी के साथ खेलने में, कहते हुए मैं उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह नाइट की तरफ देखा है, जो रिलैक्स होकर चेयर पर बैठा हुआ है। करीब 5 मिनट को 3 सेकंड कम थे, तब नाइट इस पोजीशन में चेयर पर लीन होकर अपनी सिगरेट को वहीं नीचे फेंक कर सभी की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में 3.2 तभी सभी एक साथ हमें मंजूर है। इस पर नाइट अपनी गर्दन को तेरी करके जोर जोर से तालियां बजाते हुए मुस्कुराकर गुड गुड, तो आज से मैं तुम सभी के बिजनेस का 50% पार्टनर। और अब तुम सभी को पता तो है मेरे बारे में, अगर नहीं है तो बिजनेस करते करते तुम लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर जो चीज़ नाइट के हिसाब से नहीं चलती है तो नाइट उसे बर्बाद करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने कोट के बटन लगाते हुए उन सभी देखते हुए मुस्कुराहट कर तुम सभी के चेहरे से उदास क्यों है? मुस्कुराओ, आखिर नाइट तुम सभी का 50% पार्टनर बन चुका है। इसी खुशी में कल तक तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और साथ ही साथ कल एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे हम। आखिर नाइट के पार्टनर्स बने हैं और उन्हें पार्टी ना मिले, ऐसे कभी हो सकता है? कल तक तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड आ जाएगा, पूरी फैमिली के साथ आ जाना, अकेला मजा नहीं आता, कहते हुए वो वहां से चला जाता है। वही उसके पीछे भस्मा और भस्मा के पीछे वह 4 बॉडीगार्ड चले जाते हैं। वही वह सभी जो वहां पर बैठे हुए थे, वह एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। सभी अपना अपना सर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं उनमें से एक जिसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, वह दूसरे वाले शख्स की तरफ देखकर, ठाकुर आखिर हम इसकी मदद क्यों ले रहे हैं? अब हमें ना चाहते हुए भी इसे हमारा बिजनेस के 50% देने पड़ेंगे, इसमें हमारा ही बहुत लॉस है। इस पर ठाकुर उसे शख्स की तरफ देखकर, राठौर तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर इसकी मदद हमने न ली, तो हमारे पास जो बचा है ना, वह भी चला जाएगा। तुम्हें पता है ना इस साल हमारा कितना लॉस हुआ है? अगर गलती से भी और लॉस हुआ, तो हम रोड पर आ जाएंगे। उस तो बेहतर ही है ना इसे 50% दे देते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है, जो इसे छुपकर किए जा सकते हैं। तो इतना टेंशन मत लो और कल की पार्टी में आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर नाइट ने बुलाया है तो जाना जरूरी है। इस पर राठौर कुछ नहीं कहता, वह बस अपना सिर हिलाते हुए चला जाता है। वही उसके पीछे पीछे ठाकुर भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कामे वश में अपने चेहरे से मांस हटाया हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देख रही थी। होठों के बीचों बीच सिगरेट पड़ी हुई थी और उसके वह कश ले रहा था। वही का के सामने वाले सीट पर मड्राइवर और भस्म दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पूरी कर में सिर्फ और सिर्फ एक शांति थी, जिससे उन दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बैक साइड पर बैठे हुए शख्स की प्रेजेंट इतनी डार्कनेस से भरी हुई थी कि उन दोनों के ही हाथ पर पसीने से लटपट हो चुके। वही वश कुछ सोचते हुए भस्मा से, राठौर पर नजर रखो, वह बहुत अच्छी तरह से खेलने जानता है। उसे मैंने मजबूर जरूर किया है, पर वह जरूर कुछ तो चालाकी करेगा। इस पर भस्म अपना कर हिलाते हुए अपनी शांत आवाज में, कल की पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, उसी हिसाब से मैं सब कुछ रेडी करवा देता हूँ। इस पर वश कुछ सोचते हुए, लोकेशन सबको 3 घंटे पहले मिलनी चाहिए, और याद रहे सभी के चेहरे पर मुझे मांस नजर आना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कैंडी को अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील करवाना नहीं चाहता हूँ। वश की इस बात पर भस्म पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में बिना सोचे समझे, क्या कल की पार्टी में मैडम आ जाएगी? वह तो बहुत डेंजरस होगा, सबको मैडम के बारे में पता चलेगा और फिर आपका। वह कहते कहते रुक जाता है, क्योंकि वश उसे बुरी तरह से घूरने लगता है।
जिससे वह अपना सर नीचे झुकाकर अपनी डरी सहमी आवाज में एस सॉरी नाइट इस पर वश अपना कर हिलाते हुए अपनी गहरी मकर ठंडी आवाज में, मुझे पता है कब क्या करना है। कल की पार्टी में मैं मेरी कैंडी को ले जाने वाला हूं, और वो क्यों, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पर याद रखें, अगर छोटी भी गलती मुझे नजर आई तो। कहते कहते अपनी बातों को अधूरा छोड़कर वह अपनी आंखें बंद करके सिगरेट को विंडो से बाहर फेंककर अपने शर्ट के 2 बटन को खोलकर सीट पर ली हो जाता है। वही बस मन उसकी बातों का मतलब समझकर कुछ नहीं कहता। वह बस अपना सर हिलाकर सामने देखने लगता है। वही दूसरी तरफ वश के प्राइवेट विला के अंदर राहत अपने कमरे में बैठी हुई थी। इस समय वह कोई बुक पढ़ रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर अप्पा का नाम देखकर राहत का पूरा तरीके से सफर पड़ जाता है। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है और खुद को शांत करके कॉल अटेंड करती है। सामने से रघुवीर अपनी प्यारी आवाज में, मेरा बेटा कैसा है? कितने दिन हो गए आपको तो अपने अप्पा की याद ही नहीं आती है। लगता वहां जाकर मुझे तो आप भूल ही गई हो। रघुवीर की इतने दिनों बाद प्यार भरी आवाज सुनकर राहत की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह खुद को शांत करके जैसे तैसे अपनी आंसुओं को रोकते हुए, अप्पा आप ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे आपकी राहु को बुरा लगता है? आपको पता है ना, आपकी राहु कभी भी अपने अप्पा को भूलेगी नहीं। तभी राहत के कानों में प्रगति की आवाज सुनाई देती है, जो रघुवीर को गुस्से में डांटे हुए, आप भी ना, आपको ना हमेशा ही राहु को रुलाना ही है। क्या जरूरत थी बच्चों का ऐसे ही फोन करके ऐसी बात करने की? अगर आपको ऐसी बात करनी ही थी तो क्यों फोन किया मेरी बच्ची को? देखो आपकी वजह से राहुल रो रही है, आपसे ना बात करना ही बेकार। कहते हुए प्रगति रघुवीर से फोन लेकर अपनी प्यार भरी आवाज में, मेरा बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? आपके अप्पा आपसे मजाक कर रहे हैं। हमें पता है हमारी राहु हमें कभी नहीं भूलेगी। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? और इतने दिनों बाद बच्चा कॉल क्यों नहीं किया? आपको पता है आपकी मैमी और आपके अप्पा को बहुत याद आ रही है आपकी। आप ये बताइए कि आप कब आने वाले हैं यहाँ पर? वैसे आप वेकेशन शुरू हो जाएंगे, गणपति आने वाले हैं बेटा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर 5 दिनों के लिए आ जाओ। ये सुनकर राहत का पूरा चेहरा टेंशन से भर जाता है। तो वही रघुवीर अपनी शांत आवाज में, राहु बेटा आपके पापा ने आपका पहले ही ट्रेन का टिकट बुकिंग कर दिया है। वैसे भी आपके कॉलेज के वेकेशन 5 दिन के लिए तो होंगे ही ना, तो आप आ जाना है। मैंने परसों की टिकट बुकिंग कर दिया है, आपको बस आ जाना है। और मुझे पता है कि तुम आओगी। बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम वहां पर बहुत स्टडी कर रही हूँ और तुम्हें नींद तो बिल्कुल नहीं मिलती होगी। तो यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो देखो आपके अप्पा आपको वहां पर लेने आ जाएंगे। किस पर रहता पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। उसके पास तो खाने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचते हैं। वह अपने आप को शांत करके जैसे तैसे गले से आवाज निकालकर, हाँ अप्पा मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। पर एक ही शर्त पर आप अपना ध्यान रखेंगे। मुझे पता है आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते होंगे। अगर मैं आ गई और आप मुझे वहां पर पतले नजर आ गए ना, तो समझ आपकी राहु वहीं से ही बैग लेकर रिटर्न यहाँ पर आ जाएगी। इस पर प्रगति जीत जोर जोर से तालियां बजाते हुए मुस्कुराकर, सही है, जैसा अप्पा वैसी बेटी, दोनों ही एक दूसरे को धमकी देने में मास्टरी की है। मतलब सच है, आप वहां से लाने की धमकी दे रहा है और यहाँ बैठी है जो पतले होने पर रिटर्न जाने की बात कर रही है। सही है, तुम दोनों की जोड़ी अब जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम दोनों की जोड़ी को। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे अप्पा तुम्हारी रोज याद करते हैं और पतले तो हो गए हैं। अब तुम आने वाली हूँ, इसी वजह से खाना देखो स्टार्ट कर देंगे। कहते हुए प्रगति जी मुस्कुराने लगती है। वही राहत उनकी बात सुनकर अपने आंखों में जो आए हुए आंसू थे उन्हें पोंछ लेती हैं। वह कर भी तो कह सकती थी, वह बता तो कुछ नहीं सकती थी। इसी वजह से वह आने का कह देती है। कुछ देर बात करने के बाद वह मोबाइल को साइड में रख देती हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। तभी राहत को पीछे से किसी के ठंडी आवाज आ जाती है, क्या मेरी कैंडी मुझे छोड़कर जाने वाली है? यह आवाज सुनकर राहत पीछे मुड़कर देखने लगती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ पर कब आए और क्या तुमने मेरी बातें सब सुन ली? इस पर वश, जिसने अपने शर्ट के बटन्स खोल रखे थे और कोट को अपने हाथों में लिया था, वह सिर्फ राहत की आंखों में देख रहा था। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। 105, जब बेड पर तुम मौन करते हुए मेरा नाम लेती हूँ। तभी राहत को पीछे से किसी के ठंडी आवाज आ जाती है, क्या मेरी कैंडी मुझे छोड़कर जाने वाली है? यह आवाज सुनकर राहत पीछे मुड़कर देखने लगती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ पर कब आए और क्या तुमने मेरी बातें सब सुन ली? इस पर वश, जिसने अपने शर्ट के बटन्स खोल रखे थे और कोट को अपने हाथों में लिया था, वह सिर्फ राहत की आंखों में देख रहा था।
इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। वश राहत की तरफ बढ़ते हुए, हाँ सब कुछ सुन लिया तो क्या डिसाइड किया है? क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने वाली हूँ? ये सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बिबड़ी करके, क्या मैंने कब कह कि ने तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? बस गणपति के लिए 5 दिन ही तो घर जा रही हूँ। हमारे घर गणपति आते हैं और 3 दिन के बाद गणपति है तो परसों मुझे निकलना है। इस पर वश राहत के नजदीक आकर उसके दोनों साइड अपने हाथ रख देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वह अपनी चेहरे पर हल्के से घबराहट लाकर बड़ी मासूम से शक्ल बनाते हुए, क्या मैं 5 दिनों के लिए भी अपने घर नहीं जा सकती? वैसे भी उनसे मिले पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मैं अच्छे से उनसे बात भी नहीं की है। और मुझे उनकी बहुत बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कहता कहता रहता बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर वश को देखने लगती है, जैसे उसे कैसे देखने से वश उसकी बात मानेगा। पर वश कुछ ऐसा कह देता है, जिससे राहत किसी सदमे में चली जाती है और वह अपनी आंखें मुंह खोल उसे बड़ी हैरानी से देखने लगती है। वही वश राहत की इस बात पर उसकी चिन को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपनी गर्दन तेरी करके बड़ी मासूम आवाज में, क्यों ना हम दोनों ही चले? वैसे भी वह मेरा फादर इन लॉ है। और वैसे भी उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका एक दामाद भी है। और साथ ही साथ गणपति मैंने कभी यह फेस्टिवल अटेंड नहीं किया है। तो क्यों नहीं इस बार में देखा कि यह गणपति फेस्टिवल कैसा रहता है? वह भी मेरी प्यारी कैंडी के साथ। वैसे भी मेरी कैंडी को इतना ऐतराज तो बिल्कुल नहीं होगा। उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों सही कहा ना? कहते हुए वश आइज विंग करने लगता है और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लिए राहत को देखने लगता है। वही राहत जो पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी, वह अपना मुंह खोल हैरानी भरी आवाज में, क्या तुम और मेरे घर में? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम सच में? ठीक हूं, मैं ये सोच रही हूं कि अप्पा को हम दोनों के बारे में मैं कैसे बताऊं? और तुम सीधा मिलने जाने जा रहे हो अपने, वह भी ससुर जी से? तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे मैं उनके पास जाऊं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राहत उसे धक्का मारकर बेड से खड़ी होकर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अपने हाथों से एक्शन करते हुए, क्या तुम ये चाहते हो मैं ये कहूं उनसे कि हाँ अप्पा मैं शादी कर ली? वह भी बिना आपसे बात किए, बिना बताई कर ली? हाँ हो गया, और मेरे अप्पा तो तुम्हें ये कहेंगे ना, आओ दामाद जी बेटो मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। वह तो सीधा तुम्हें तो मारेंगे ही मरेंगे और मुझे तो छोड़ो ही मत। सच में तुम मुझे पागल कर दोगे? इससे तो अच्छा मैं घर ही ना जाऊं। मैं घर क्या, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मुझे तो अब डर लगने लगा है। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं घर में बताओ कैसे कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। मतलब कुछ तो बताने के लिए चाहिए ना, मेरे पास कुछ भी बताने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह फर्श पर बैठकर अपने सर को अपने दोनों हाथों में पकड़ है, उसे दबाते हुए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर लव स्टोरी होती तो बता देती। कुछ लव स्टोरी थी, वह मान जाते। पर यहाँ तो मेरी लव ही नहीं है। लव के मुझे पता ही नहीं है मेरा पति के कौन है और कैसा है। सीधा शादी कर ली। शादी तो कर ले, अब मैं उनको ये बताऊं कि मुझे मेरे पति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज मिले कल शादी कर ली, सच में मैं पागल हो जाऊंगी। कहते कहते राहत अपने सर को दबाने लगती है। वही वश जो बेड पर बैठा हुआ था, वह अपनी शांत आंखों से राहत को देख रहा था। इस समय वह राहत को देखकर गहरी सांस लेकर उसके नजदीक आते हुए, अपने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखने लगता है। वही राहत भी उसकी सिल्वर आइज में देख रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही वश राहत की आंखों में देखकर उसके माथे को चूमकर बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, कैंडी मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे सिवा किसी और का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना, और वैसे भी फादर इन लॉ को समझने के लिए और बताने के लिए मैं हूं ना। तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो। 5 दिन के लिए हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। पर उससे पहले कल एक पार्टी है, उसे अटेंड करना है, फिर हम परसों ही निकल जाएंगे। कहते हुए वह नीचे झुककर राहत के लिप्स को लिक करके वॉशरूम की तरह बढ़ जाता है। तो वही राहत सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी, वह जो अभी अभी हुआ उसके बारे में सोच रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह वॉशरूम में उसे जाते हुए देख रही थी कि तभी वश बिना राहत की तरफ देखे वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए, कैंडी इसे देखने से अच्छा है कि मेरे कुछ हेल्प कर दो, क्या पता मेरा मूड बदल जाए। और कहते हुए वह इसे आंख मारते हुए डोर की तरह बढ़ते हुए, वैसे डोर ओपन है, जब चाहो तो पास सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए वह अंदर चला जाता है। वह भी वॉशरूम का डोर ओपन करके वही रहता, अपनी आंखें छोटी करके मुंह बनाते हुए, डर्टी एफएट्स कार मम, इसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है मुझसे ऐसी बात करने में, सच में कहाँ फंस गई मैं। कहते हुए वह एक गहरी सांस लेकर बालकनी की तरफ बढ़ते हुए, पता नहीं घर में जाने के बाद क्या होगा।
ऊपर से अप्पा तो बहुत उसे पर गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्या बात ही नहीं करेंगे मुझे। और यह इंसान मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। मतलब सच में क्या जरूरत थी जाने की। इसलिए फिक्स कर लिया है कि मेरा और मेरे घर वालों के बीच यह आएगा। और मेरे रिश्ते तोड़कर ही मानेगा। सच में हजारों क्या लाखों शैतान मर गए होंगे तब यह मेरा साइको इस दुनिया में आया होगा। कहते हुए वह बालकनी में जाकर बैठ जाती हैं और वही पंछियों को देखने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद उसे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला महसूस होने लगता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही वश राहत के गर्दन में अपना चेहरा डालें अपनी गर्म सांसें उसके गर्दन पर छोड़ने लगता है। तो राहत अपनी आंखें बंद कर लेती हैं वह उसके बालों से आते हुए गले पानी को अपने कपड़ों के ऊपर महसूस करके उसके बालों को पकड़ते हुए वश तुम्हारे बाल पूरी तरह से गले हैं मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। इस पर वश राहत के गोद में टॉवल को डालें नीचे जमीन पर बैठकर अपनी ठंडी आवाज में तो इन्हें सुख कर दो। उद्धरण चिन्ह। इस पर रहता एक गहरी सांस लेकर टॉवल से वश के बालों को पहुंचते हुए मुंह बनाकर अब यही काम बचा है मेरे पास। एक तो तुम्हारी अजीब बातें सुनो। और यह अब तुम्हारे बाल सुखा हूं। मतलब तुम कोई 5 साल के बच्चे हो जो ये सब करते बैठो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। एक तो मेरा टेंशन से सर दर्द हो रहा है और तुम सच में मैं क्या ही कहूं तुम्हें वश। इस पर वश अपनी आंखें बंद करके कैंडी इस पर राहत ना समझ में मुंह बनाते हुए वॉट। वश राहत के दोनों हाथ पकड़कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत की आंखों में देखकर जब भी तुम मेरा नाम लेती हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे ज्यादा मुझे तब अच्छा लगता है जब बेड पर तुम मौन करते हुए मेरा नाम लेती हूं। तब तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्यों ना हम ट्राई करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह एक आंख मार देता है। तो राहत टॉवल को वहीं पर फेंक कर अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से में उसके कंधे पर मरते हुए तुम सच में एक नंबर की घटिया इंसान में तुम्हें क्या ही कहूं। तुम्हारे दिमाग में सोचता ही नहीं। जब देखो तब रोमांस मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना रोमांटिक पसंद आखिर मेरे ही जिंदगी में क्यों आना था। इस पर वश राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसे सोफे पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। और वह अपने बालों को झड़ने लगता है। जिससे राहत के मुंह पर वश के बालों का पानी आ जाता है। तो राहत अपनी आंखें बंद करके मुंह बनाने लगती है। वही वश राहत के दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके अपने हाथों में पकड़कर दूसरे हाथों से उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। जब भी तुम मेरे सामने आता हूं तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं कब क्या करूं और कैसे करूं। तुम्हें पता भी नहीं है कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने क्या इमेजिन किया था। वश ये बात सुनकर राहत अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी अजीब सा मुंह बनाते हुए मतलब तुम मुझे कैसे इमेजिन करते थे। पक्का कुछ गंदा ही करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग इसके सिवा कुछ काम ही नहीं करता है। अब जल्दी से बताओ कि क्या इमेजिन किया था। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी किस की वजह से ये सब शुरू हुआ है। और तुमने उसे वक्त भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा तुम सच में बहुत बहुत बुरे हो। 106 माई माइंड इज अ डर्टी थिंकर एंड आई लाइक हैविंग यू इन इट। उद्धरण चिन्ह। वही वश राहत के दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके अपने हाथों में पकड़कर दूसरे हाथों से उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। जब भी तुम मेरे सामने आता हूं तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं कब क्या करूं और कैसे करूं। तुम्हें पता भी नहीं है कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने क्या इमेजिन किया था। वश ये बात सुनकर राहत अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी अजीब सा मुंह बनाते हुए मतलब तुम मुझे कैसे इमेजिन करते थे। पक्का कुछ गंदा ही करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग इसके सिवा कुछ काम ही नहीं करता है। अब जल्दी से बताओ कि क्या इमेजिन किया था। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी किस की वजह से ये सब शुरू हुआ है। और तुमने उसे वक्त भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा तुम सच में बहुत बहुत बुरे हो। वश गौर से राहत के चेहरे को देखा है। जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी क्योंकि राहत अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। वही उसे ऐसे देखकर वश राहत के हाथों को और कस के पकड़ उसकी कमर को अपने बेहद नजदीक कर लेता है और अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपाकर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए उसके कानों में अपनी धीमी आवाज में मम कैंडी went to bed thinking about you, always wake up wet. उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कराने लगता है। वही उसके बात सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी सी बड़ी करके क्यों कितने डर्टी कही के डर्टी माइंड डर्टी पर्सन आई हेट यू मतलब तुम क्या क्या सोचते हो मुझे तब सोने में भी डर लगने लगा है। कहते हुए वह वश से अलग होने की कोशिश करने लगती है। तो वश उसे उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिससे एक पल के लिए राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो वश उसे बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है।
वो उसकी आंखों में देखकर बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए। 2 सेकंड साइलेंट। यू आर सो नेकेड इन माई हेड राइट नाउ, कैंडी। कहते कहते वश उसे एक आंख मार देता है। तो राहत खुद को देखते हैं। वश की डर्टी टॉक से का पूरा चेहरा बर्न करने लगता है। उसके पेट में हजारों तितलियां डांस करने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहें, वह सोच भी नहीं सकती कि वश की बातें उसे कितना ज्यादा बैडली इम्पैक्ट कर रही थी। वह उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके, वाई यू शेमलेस, FHCKU, you've lost your mind, ए कहते हुए वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे खो जाने वाली नजरों से देखते हुए खुद से अलग करने लगती है। तो वही वश उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, Yes Candy, you know what, my mind is a dirty thinker, and I like having you in it, कहते रहते हो बड़ी अजीब तरह से मुस्कराने लगता है। तो वही राहत अपनी गहरी गहरी सांसों को लेने लगती है। उसकी गर्म सांसें वश के चेहरे पर आ रही थी, वह बस मुस्कुराए जा रहा था। वह बस राहत के लाल हुए चेहरे को देख रहा है। तो जो उसे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वह उसके चेहरे फूंक मारते हुए उसके लोअर लिप को बाइट कर लेता है, जिसे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती। तो वही वश उससे अलग होकर उसे देखने लगता है, जो बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, जिसे देखकर वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कराने लगता है, और फिर गहरी सांस लेकर क्लोजिंग रूम की तरह बढ़ जाता है। वही वश के जाने के बाद रहा हाथ अपनी आंखें खोलता है। उसे न देखकर वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम में आकर वह वॉशरूम के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर ठंडा ठंडा पानी करने लगती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने बॉडी में से वश की डार्क एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगती है, जिससे मुझे बहुत अजीब लगता है। उसकी पूरी बॉडी अब भी बर्न कर रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती हैं और शावर ऑन कर देती है, जिससे उसके ऊपर ठंडा पानी आने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर वहीं जमीन पर बैठे हुए खुद से ही, आखिर मुझे हो क्या गया है? उसकी बातों को इतना ज्यादा इफेक्ट मुझ पर कैसे हो सकता है? मैं तो उससे नफरत करती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो साइको है और उसके साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना। तुझे उससे कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। उससे प्यार मतलब तुम खुद को ही दर्द पहुंचाओगी, और मैं खुद को दर्द नहीं पहुंचा सकती। मुझे कुछ भी करके जितना हो सके उतना जल्दी उसे खुद को अलग करना है। क्योंकि और देर तक मेरा ही तो मुझे पता नहीं मैं कब तक खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगी, कब तक खुद की फीलिंग से भाग पाऊंगी। वैसे भी यह कुछ दिनों के लिए ही है। जब मैं से दूर हो जाऊंगी तो खुद ही उसकी फीलिंग भी खत्म हो जाएगी। कहते कहते राहत के दिल में दर्द हो रहा था, पर वह दर्द को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वह गहरी सांस लेकर शबर के नीचे वैसी ही बैठी रहती हैं। उसे पता नहीं क्यों एक अलग सा डर लगने लगा था। आप उसका पूरा डर से भर चुका था। वह घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है, और उसकी रोने की आवाज उसे शावर के पानी में कहीं दबसी जाती है। शावर का ठंडा पानी राहत की पूरी बॉडी को भीग रहा था। उसके बालों से लेकर उसके पैरों तक वह पानी था, और राहत के आंसू जो पानी में घुल मिल चुके थे, वह भी उसके पूरे शरीर को भीग रहे थे। उसके गरम गरम आंसू उसे शावर के ठंडे पानी में मेल्ट होते जा रहे थे। राहत का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वही वश जब क्लोजिंग रूम से बाहर आता है, तो वह अपनी ठंडी आंखों से पूरे कमरे को देखा है। जहां पर उसे राहत नजर नहीं आती, तभी उसे वॉशरूम के पानी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह अपनी ठंडी आवाज में अपने गर्दन टेढ़ी करके उसे वॉशरूम के दरवाजे को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, कैंडी, 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 तुम जितना मुझे खुद से अलग करना चाहोगे उतना ही मुझे तुम्हारे अंदर पाओगे। दिल और दिमाग की जंग में हमेशा ही दिल कहीं जीत होती है, क्योंकि कमजोर लोग अक्सर दिल की ही सुनते हैं, और दिमाग की सुन तो बहुत दर्द ही देता है, और उतना दर्द तुम सह नहीं सकती। और अब तो ये दिल तुम्हारा ना होकर मेरा हो चुका है, कैंडी। आदत लग चुकी है तुम्हें मेरी, अब इसे छोड़ोगी कैसे? कहते हुए मुस्कुराकर वो अपने हाथों में अपना मोबाइल और सिगरेट के बॉक्स को लिए चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद राहत बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही बाहर आती है तो उसे वश कहीं भी नजर नहीं आता है, जिससे वह अपना सर हिलाकर कपड़े पहनने के लिए क्लोजिंग रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में तेजपाल सोफे पर बैठा हुआ था और सामने रवि खड़ा था। तब तक सीढ़ियों से नीचे मना रहे थे, जिनके हाथों में कुछ बॉक्स थे। मोना तेजपाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाहर की ओर जा रही थी कि तभी तेजपाल अपनी ठंडी आवाज में, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज का दिन तुम विला में ही रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं पर भी जाओ। इस पर मोना जगह पर रुक जाती है और बड़ी ही अजीब तरह से उसे देखते हुए, क्या बात है, आज मेरे हबी को मेरी इतनी जरूरत है कि पूरा दिन ही मुझे अपने घर रखने वाले हैं? वैसे क्या करने का प्लान है मिस्टर महेश्वरी? कहते कहते वह बॉक्स किसी के हाथों में देखकर तेजपाल की तरफ बढ़ने लगती है। वही उसको आते हुए देखकर रवि वहां से चला जाता है।
तो तेजपाल गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने कोट को सही करते हुए, जितना कहा रहा हूं उतना करो, आज के दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी नाइट पार्टी बहुत हो गई है। कहते हुए तेजपाल जाने ही वाला था कि मोना उसका हाथ पकड़कर उसके सामने आकर उसके कंधे पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में, मैं तुम्हारी बाकी बीवियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं मिस्टर तेजपाल महेश्वरी। और वैसे भी यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकती हूं, तुम्हें चाहिए तो वह मैं तुम्हें दे रही हूं ना। और क्या चाहिए, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं देसी लड़की का भी इंतजाम कर सकती हूं। पर मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने के बारे में सोचना भी मत। कहते कहते मोना उसकी गर्दन को चूमने लगती है, जिससे तेजपाल उसके कंधे को पकड़कर मोना की आंखों में देखते हुए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वह मैं खुद हासिल करना अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती पसंद आई थी। पर अब एक बार मैंने खूबसूरती को पी लिया, तो मुझे तुम्हें हाथ लगाने भी मन नहीं कर रहा है। तो बेहतर यही होगा कि जैसे कह रहा हूं ऐसा करो बीवी, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। कहते हुए तेजपाल जाने ही वाला था कि मोना उसे सोफे पर बैठकर खुद उसकी गोद में आकर मदहोशी से उसकी आंखों में देखकर, क्या बात है तेजपाल को आप मुझ में इंटरेस्ट खत्म होने लगा है। एक बात मत बोलो तेजपाल कि मैं सबसे खास हूं। तुम्हें जो किसी और ने फील नहीं करवाया वह मैंने फील करवाया है, और करवाती भी हूं। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे अपनी कैद में कैद कर ले, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से कम रखो। मैं अपने काम से कम रख रही हूं। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आ जाना, मैं हमेशा ही रेडी रहती हूं। 107 मोना का किडनैप होना। कहते हुए तेजपाल जाने ही वाला था कि मोना उसे सोफे पर बैठकर खुद उसकी गोद में आकर मदहोशी से उसकी आंखों में देखकर, क्या बात है तेजपाल को आप मुझ में इंटरेस्ट खत्म होने लगा है। एक बात मत बोलो तेजपाल कि मैं सबसे खास हूं। तुम्हें जो किसी और ने फील नहीं करवाया वह मैंने फील करवाया है, और करवाती भी हूं। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे अपनी कैद में कैद कर ले, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से कम रखो। मैं अपने काम से कम रख रही हूं। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आ जाना, मैं हमेशा ही रेडी रहती हूं। कहते वह उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है, तो तेजपाल उसके हाथों को पकड़कर अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें जो करना है कर सकती हूं। बस याद रहे आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। और मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। अगर तुम घर से बाहर गई तो इसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगी कि मैं नहीं। कहते हुए तेजपाल मोना के बालों को पकड़ लेता है, और उसके होठों को बड़ी बेरहमी से किस करने लगता है। वहीं उन दोनों के ऐसे करते हुए देखकर सारे सर्वेंट वहां से निकल जाते हैं। वही तेजपाल मोना को सीधा सोफे पर लेटकर उसके गर्दन पर जोर से बाइट करके वहां से चला जाता है। वही मोना गुस्से में टेबल पर रखे हुए सामान को फेंकने लगती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं जहां जाना है मैं वहां जाकर ही रहूंगी। तुम्हारे जैसे बुढ़े के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कहता है वह अपने मोबाइल को निकालकर गुस्से में किसी को कॉल कर देती है। सामने से कॉलर अटेंड होता है तो गुस्से में, मुझे रात को होटल में मिल जाना। इस पर सामने से मुस्कुराते हुए, क्या हुआ तुम्हारा वह बुढ़ा पति तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा है क्या। इस पर मोना चिल्लाते हुए, जितना कहा है उतना करो। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं दूसरे का इंतजाम कर सकती हूँ। इस पर सामने वाला लड़का बड़े अदाओं के साथ, मोना बेबी तुम तो गुस्सा हो गई। तुम कहो और मैं ना हूं। ऐसा कभी हो सकता है। सेम टाइम मिल जाना मुझे। बहुत मजा कर लेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी याद बहुत आने लगी है मुझे। इस पर मोना बड़ी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें मैं या मेरा बॉडी हम। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी बॉडी की नीड सिर्फ मैं ही पूरी कर सकती हूँ। कहते हुए उसका पूरा मूड शांत हो जाता है और वहां से वह चली जाती है। इस बात से अनजान कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। एक शख्स पिल के पीछे से बाहर आ जाता है और किसी को कॉल कर देता है। सामने वाले से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। रात के 10 बजे होटल रूम में एक लड़का जिसने अपने कमर तक टॉवल बंधी हुई थी, वह किसी से बात कर रहा था। तभी डोर बेल बजाने लगती है, तो वह लड़का अपना मोबाइल साइड में रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह दरवाजे को खोलना है, तो सामने एक हॉट सी ड्रेस पहने हुए लड़की थी, जिसे देखकर वह शख्स उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को टाइटली पकड़ कर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, क्या बात है मोना बेबी, आज तो तुम बहुत देर से आ गई, क्या हुआ तुम्हारा पति घर पर है। इस पर मोना उसे लड़के के शर्टलेस सीन पर हाथ फिर आते हुए, मेरा तो पति चला गया है, पर तुम्हें डर नहीं लग रहा है। मैं कैसी भी हूं पर एक प्रेसिडेंट की मां हूं, और तुम उसी के ही साथ होटल के कमरे में हो, अगर किसी को ये पता चला तो तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। इस पर वह लड़का मोना को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे मोना अपने दोनों पर उसकी कमर पर बांध देते हैं।
और अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर रख देती हैं और उसके बालों के साथ खेलने लगते हैं। तो वही वह लड़का मोना को वैसे ही अपने साथ रूम की ओर ले जाते, डर तो लगता है पर क्या करूं। तुम्हारी लत जो लग चुकी है, ये कैसे छूटेगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे अदा किसी और में कहाँ है। पूरी तरह से पागल कर दिया है तुमने इन दिनों में मुझे। पता है कितनी लड़कियों को बिस्तर पर लाया है मैंने, पर तुम जैसा सुकून किसी और के साथ मिला ही नहीं। कहते हुए वह मोना को बेड पर बैठा देता है। तो वही मोना पूरे बेड को देखते हुए, लगता है कोई लड़की मेरे से पहले यहाँ पर आई है। इस पर वह लड़का बड़े दिलकश मुस्कुराहट लिए, हाँ मुझे लगा कि तुम देरी से आओगे, यहाँ आओगी नहीं। तो सोचा पहले मन थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। वैसे कमी नहीं रहेगी, तुम टेंशन मत लो, तुम रिलीफ ही महसूस होगा। कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही वह ना अपने दोनों पैरों को अलग कर देती हैं। वह लड़का जैसे ही टॉवल को निकालने ही वाला था कि तभी डोर पर कोई नॉक कर देता है, जिससे वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मोना उसे लड़के की तरफ देखकर इरिटेटिंग वॉइस में, अब क्या तुमने मेरी जगह और एक लड़की को बुलाया था क्या। इस पर वह लड़का जल्दी से अपना सर ना में हिलाते में, नहीं मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, लगता है होटल करके स्टाफ होगा। तुम रुको मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े। कहते हैं वह उसे एक आंख मार देता है और वहां से चला जाता है। वही मोना उसका इशारा समझकर अपने कपड़े निकालने में लग जाती है। तभी दरवाजे लड़का जाकर दरवाजा खोल देता है। तो सामने 4 बॉडीगार्ड नजर आ जाते हैं। तब एक लड़की उनमें से बाहर आकर मुस्कुराते हुए उसे लड़के की तरफ देखकर, जनाब लगता है आपका मूड खराब हो गया है, पर कुछ वक्त में आपका मूड के साथ आपका सब कुछ खराब होने वाला है। कहते हुए वह लड़की उसे लड़के की तरफ देखने लगती है। वह लड़का उसे लड़की को खूबसूरती को सिर्फ देखता ही रह जाता है। वह अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके, तुम कौन हो, और मैं तो तुम्हें बुलाया नहीं है, वैसे आई हो तो आ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं एक के साथ 2 को हैंडल कर सकता हूँ। इस पर वह लड़की उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए, जनाब क्या कह रहे हैं जरा देखो, तब तक मैं बिच से मिलकर आता हूँ, इसका काम हो जाना चाहिए, वैसे भी उसने मुझ पर नजर डाली है, तो भाइयों अपनी बहन को बचाओ। कहते हैं वह लड़की अंदर चली जाती है। वही वह चारों बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। वह लड़का कुछ कहने वाला था कि वह 2 बॉडीगार्ड उसके मुंह पर जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देते हैं। वही वह लड़की मोना के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मोना जैसे ही दरवाजे खुलने की आवाज सुनती है, तो अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं, इस समय उसने अपने पूरे कपड़े निकले हुए थे। वही उसके सामने जब वह लड़की को देखते हैं, तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। वह जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल देती है। तो वही सामने वाली लड़की मोना को ऐसे देखते हुए अपना सर हिलाते हुए, सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इतने अंदर गर्मी में कैसे हैं, या तुम्हें ने तो पूरा गंदगी मची है, या दिमाग की वॉट लग चुकी है, और ऊपर से तुम्हें ऐसे देख कर तो आप मुझे घिनाने लगी है। सच में आज का दिन तो मेरा बुरा बना दिया। अब ऐसे ही मेरा चेहरा देखती रहोगी, या जल्दी से यह कपड़े पहन और मेरे साथ चल, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और मुझे बहुत नींद आ चुकी है। कहते कहते वह लड़की मोना की ड्रेस उसके मुंह पर मार देती है। तो वही मोना हैरानी से चिल्लाते हुए, तुम कौन हो, और तुम ऐसे कमरे में कैसे आ सकती हूँ, और मैक्स कहाँ पर है। इस पर वह लड़की बड़ी मासूम से शक्ल बनाते हुए मुस्कुराकर, तुम्हारे मैक्स ना उसका पास्ता बना रहा है, और फिलहाल जल्दी से अगर तुमने कपड़े नहीं पहना ना तो मेरे साथ 4 बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं, अगर तुम चाहो तो उनके साथ अपनी रासलीला कर सकती हूँ। सोच लो 4 बॉडीगार्ड चाहिए या कपड़े पहन रही हूँ, तुम्हारे पास से 5 मिनट है, जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ या मैं उन चारों को यहाँ पर बुलाऊंगी। कहते हुए वह लड़की मोना का मोबाइल, उसका पर्स और उसे लड़के का मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। वही मोना सिर्फ देखते ही रह जाती है, और उसे लड़की की बात याद आकर वह जल्दी से कपड़े पहनने में लगा कर देती है। करीब 5 मिनट के बाद वह कपड़े पहनकर जैसे ही हाल में आती है, तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने मैक्स की डेड बॉडी थी और उसे इतनी बाहर में से मारा गया था कि उसके पूरे शरीर में सिर्फ चाकू के निशान देख रहे थे, जिसे देखकर मोना के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वही वह लड़की मोना के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मौत है, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें भी तुम्हारा सरप्राइज मिलना चाहिए कि नहीं। कहते हुए वह लड़की मुस्कुराते हुए मोना के गर्दन पर एक इंजेक्शन मार देती है, जिससे मोना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। वही उसे इंजेक्शन की वजह से मना वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो एक बॉडीगार्ड मुन्ना को अपनी गोद में उठाकर उसे ले जाने लगता है। तो वही वह लड़की मैक्स की डेड बॉडी को देखते हुए, समझ नहीं आ रहा है साले लोगों का क्या है, उनके अंदर गर्मी इतनी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब देखो बेचारा बिना वजह का मारा गया।
क्या जरूरत थी मेरे से उलझने की? सोचा था कि शांति से समझा कर जाऊंगी, पर नहीं, साले को मारने की ही जल्दी थी। अब मार ब्लडी बस्टर, पता नहीं बॉस मुझे क्या कहेंगे। च 108 क्रूर डेथ, कहते हुए तेजपाल जाने ही वाला था कि मोना उसे सोफे पर बैठकर खुद उसकी गोद में आकर मदहोशी से उसकी आंखों में देखकर, क्या बात है तेजपाल को आप मुझ में इंटरेस्ट खत्म होने लगा है? एक बात मत बोलो तेजपाल कि मैं सबसे खास हूँ। तुम्हें जो किसी और ने फील नहीं करवाया वह मैंने फील करवाया है। और करवाती भी हूँ। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे अपनी कैद में कैद कर ले, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से कम रखो। मैं अपने काम से कम रख रही हूँ। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आ जाना, मैं हमेशा ही रेडी रहती हूँ। कहते वह उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो तेजपाल उसके हाथों को पकड़कर अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें जो करना है कर सकती हूँ। बस याद रहे आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। और मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम घर से बाहर गई तो इसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगी कि मैं नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते होंगे वह लड़की मैक्स की डेड बॉडी पर एक लात मारकर वहां से गुस्से में चली जाती है। वही एक बड़े से कमरे के अंदर पूरी तरह से अंदर ऐसे भरा पड़ा हुआ था। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। सामने मोना को बांधा गया था चेयर से, जो चिल्ला रही थी, और कोई भी उसकी सुनने वाला वहां पर नहीं था। इस समय उसके हाथ पर पूरी तरह से कांप रहे थे। वह डर से भर चुकी थी। वह मदद के लिए भीख मांग रही थी। पर हर तरफ उसे निराशा ही नजर आ रही थी। करीब 1 घंटे से चिल्लाने के बाद वह वहीं पर चेयर पर अपनी आंखें बंद किए लीन हो जाती है। तभी दरवाजा खुल जाता है। और कमरे में कोई आ जाता है। जिससे मोना अपनी आंखें हल्की हल्की खोल देती है। तो सामने उसे 3 शख्स नजर आते हैं और एक लड़की जो उसके साइड में खड़ी हो रही थी। मोना को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसके ऊपर एक नशा ऐसा छाया हुआ था कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बार बार झपकाने लगते हैं। जिससे उसे धीरे धीरे सब कुछ नजर आता है। वह जैसे ही सामने वाले शख्स को देखते हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मोना हैरानी भरी आवाज में, तुम यहाँ पर, सामने और कोई नहीं हमारा वश है। जो एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े आराम के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। इस समय उसके शर्ट के 2 बटन खुले थे। शर्ट के बाहें ऊपर की हुई थी। और हाथों में सिगरेट को पकड़े हुआ था। वह बड़े आराम के साथ मोना को देखते हुए बड़ी सी मासूम मुस्कुराहट लिए, मोना जी मैंने पहले कहा था कि शादी मत करो। ज्यादा नहीं 2 दिन पहले मिली थी। तब तुम्हें मैं वार्निंग दी थी। पर देखा तुमने शादी कर ली। अब शादी की है तो उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना। इस पर मोना हैरानी के साथ, पर तुमने ये पर मुझे क्यों लाए हो? और तुम आखिर मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते थे तुम्हारे बाप के साथ? वैसे भी तुम और तुम्हारे बाप की तो दुश्मनी है। तो मेरी शादी होने से क्या फायदा है? वैसे भी तुम मुझे कहाँ पसंद करते हो, तो ये सब क्यों? इस पर लड़की मोना के गालों पर 2 थप्पड़ झड़ते हुए उसके जबड़े को कस के पकड़कर, तुम्हारी इतनी औकात है जो बॉस तुम्हें पसंद करेंगे? तुम्हारी जैसे कचरे को तो वह पैर लगाना भी नहीं चाहेंगे। और वैसे भी तुम उनके चप्पल की धूल की बराबर नहीं हो। तो अपने मुंह से यह बातें तो मत ही लाओ। तुम तो वह मक्खी हो जो हर किसी गंदी चीज पर जाकर बैठ जाती हूँ। और पता नहीं कितने लोगों ने। कहते कहते वो बड़ी अजीब से लुक देने लगती है। जिसको कोई गंदी चीज दी गई हूँ। और ये देखकर मोना को इंसल्टिंग महसूस होने लगता है। वही वश अपनी ठंडी आवाज में मोना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्योंकि औरतों को मारने से पहले मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ। अगर वो इग्नोर करे तो गलती तो उनकी है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वैसे भी तुम्हें करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर क्या करूं, इस तेजपाल की वजह से सब कुछ हो रहा है। डॉट कहते हुए बड़ा अफसोस भरा चेहरा बनाने लगता है। वही वह कह तो नॉर्मल टन में था। पर उसकी बातें सुनकर मोना हैरानी से चिल्लाते हुए पैनिक होकर, क्या करने वाले हो? मतलब मैं क्या किया है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं अच्छे से। और तो और मुझे क्यों मार रहे हो तुम? तेजपाल क्या कर रहा है इसमें? देखो तुम लोगों की फैमिली का मैटर है। मुझे इन्वॉल्व मत करो, मैं तो तुम सभी से दूर ही हूँ। इस पर वश अपना कर हिलाते हुए, अच्छा शादी करने से पहले तो इस बारे में तुमने सोचा ही नहीं होगा। मैंने पहले कहा था कि एक बार तुमने माहेश्वरी खानदान और खास करके तेजपाल के साथ रिश्ता बना लिया तो जो भी होगा वह तुम्हें भी फेस करना ही होगा। कहते हुए वह उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराने लगता है। इस समय उसकी सिल्वा आई में हद से ज्यादा शैतानियां देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मोना का पूरा चेहरा ठंड से बढ़ जाता है, उसका फीका पड़ जाता है। उसके हाथ पर उसे पूरी तरह से पसीने में लटपट होते हुए महसूस होने लगते हैं। उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके इसे देखने भर से ही मुलाकात दिल इतना जोर से धड़क रहा था। डर की वजह से आज न जाने क्यों उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी मौत नजर आ रही थी।
जिसे देखकर वह जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसमें किसी की जान लेने की प्यास भी तो थी। वही वश मोना के चेहरे को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पर। क्या हुआ मैसेज महेश्वरी, आपका तो चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। आखिर इसी टाइटल के लिए तुमने शादी की थी ना। अब देखो ये टाइटल मिलते ही तुम्हें क्या मिल गया। तुम जैसे बेवकूफ लड़कियां कैसे तेजपाल से शादी कर सकती है, ये जानकर कि उसकी यह साथ में शादी है और उसकी बीवियों का कोई अता पता ही नहीं है इतने सालों तक। कहते हुए वह बड़ी मासूम से शक्ल बनने लगता है। तो मोना अपने गले से आवाज निकाल कर जैसे तैसे, पर तुम तुम्हारी सटेप मदर को मारते क्यों हो, आखिर उन्होंने क्या किया है। इस पर वश का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कोट के बटन को खोलकर अपनी ठंडी आवाज में, मुझे तेजपाल के चेहरे पर करके मुस्कुराहट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे सुकून से जीते हुए देखकर मेरे दिल में आग लगती है और उसे आग का शिकार। कहते हुए उसे लड़की की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, अब आगे का काम तुम्हें पता है क्या करना है। फिलहाल तुम्हें बहुत थक चुका हूं। मुझे आराम की बहुत जरूरत है। तो मैं अपने सुकून के पास जा रहा हूं और तुम। कहते हुए वश अपने होठों के बीच सिगरेट को पड़े उसे जलते हुए वहां से जाने लगता है। तो वही पीछे मोना चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, पर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। वही दूसरी तरफ वश के प्राइवेट विला के अंदर इस समय राहत वश का इंतजार कर रही थी, कमरे में बैठे बैठे। पर वह आया नहीं था। तो वह थक हार कर खुद डाइनिंग टेबल की तरह चली जाती है नीचे। जब वो डाइनिंग टेबल क्यों रहती है, तो पूरे डाइनिंग टेबल को खाली देखकर वह गहरी सांस लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। और उसे आया हुआ देखकर दो सर्वेंट उसके लिए खाना प्लेट में रखने लगते हैं। राहत भी बिना कुछ बोल खाना खाने लगते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था, वह गहरी सांस लेकर खाना खा रही थी। जैसे वह खाना खा रहे थे वैसे वैसे उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था। इसकी वजह से राहत ज्यादा कुछ खाना नहीं खाते और अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से चली जाती है। वही वहां पर जो मेड थे वह जब राहत की प्लेट लेने आते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि राहत ने सिर्फ खाना खाया नहीं था बल्कि उसे छुआ था। प्लेट तो वैसे की वैसी थी, जिसे देखकर वह दोनों ही अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वही रहता कमरे में आती है। कमरे में आने के साथ वह बालकनी में जाकर सीधा झूले पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर चांद को देखने लगती है। हवा होने की वजह से हवा राहत के रेशमी बालों से लेकर उसके चेहरे तक को छूकर जा रहे थे, जिन्हें महसूस करके रहता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे चांद को देखते हैं, जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था, वह भी अंधेरे में। वही राहत चांद को देखते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, सच में तू एक चांद है जिसने सबको रोशन कर दिया है, और एक मैं हूं जो खुद अंधेरे में जाने लगा हूं। पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब दूर होते जा रहे हैं, पर यह अंधेरा भी मुझे पसंद आने लगा है। सोच लो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ, पर दिल है जो पूरी तरह से मेरा ही नहीं हो रहा है। बहुत रोना आ रहा है, दिल बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं मैं क्या करूं। बचपन से अब तक जो दर्द मैं सह नहीं था वह अब सहना पड़ रहा है। क्यों सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है मेरी जिंदगी में। कहते हुए वह अपने आंसू को पूंछते हुए एक गहरी सांस लेकर, मुझे नहीं रहना है उसे साइको के साथ नहीं रह सकती, उसके साथ रहना मतलब सबसे दूर होना है, और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बिना भी तो नहीं रह सकती ना। अब पता नहीं आखिर इस किस्मत ने मेरे साथ क्या लिखा है, क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। पहले पापा छोड़कर चले गए, फिर अप्पा और मामा ने संभाला, फिर पता चला कि पापा का मर्डर किया था। अब तो यहाँ पर आने का और रहने का तो इच्छा ही नहीं हो रही है, पर फिर भी मेरा दिल यहाँ पर रहने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। क्यों 109 नोट एंड पार्टी। कहते हुए वह अपने आंसू को पूंछते हुए एक गहरी सांस लेकर, मुझे नहीं रहना है उसे साइको के साथ नहीं रह सकती, उसके साथ रहना मतलब सबसे दूर होना है, और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बिना भी तो नहीं रह सकती ना। अब पता नहीं आखिर इस किस्मत ने मेरे साथ क्या लिखा है, क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। पहले पापा छोड़कर चले गए, फिर अप्पा और मामा ने संभाला, फिर पता चला कि पापा का मर्डर किया था। अब तो यहाँ पर आने का और रहने का तो इच्छा ही नहीं हो रही है, पर फिर भी मेरा दिल यहाँ पर रहने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। क्यों। कहते हुए राहत खुद से ही सवाल करने में लग जाती है, जिसका जवाब उसके पास नहीं होता है। वैसे ही चांद को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कुछ वक्त में गहरी नींद में चली जाती है। वही रात के 3 बजे जब वश अपने कमरे में आता है, तो उसकी नज़र सीधा बेड पर चली जाती हैं। राहत को ना देखकर उसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वह सीधा बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। वह बालकनी की चारों दिशाओं में देखा है, तभी उसकी नज़र झूले पर जाते हैं, जहां पर राहत खुद को समेटे हुए ठंड से कांप रही थी। नींद में होने की वजह से वह वैसे ही लेटी हुई थी, और ठंडी हवा उसे छूकर जा रहे थे, जिससे उसके मुंह से आवाज आ रही थी।
इसका मतलब साफ था कि उसे बहुत ठंडी लग रही है। राहत को ऐसे सोते हुए बाहर बालकनी में ठंड से कांपते हुए देखकर वश एक गहरी सांस लेता है। अपने हाथों में पड़े हुए कोट को वहीं सोफे पर फेंककर राहत की तरफ चला जाता है। और राहत के चांद जैसे चेहरे पर देखा है, जिस पर आंसुओं की बूंद की छवि दिख रही थी। इसका मतलब साफ था कि राहत रो रही थी। ये देखकर वश की आंखें सिकुड़ सी जाती है। उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंड पड़ जाता है। पर राहत के मुंह से नींद में ही अपना नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना सर हिलाकर राहत को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाता है। वही राहत भी उसके सीने से लग जाती है। उसे गर्माहट का एहसास हो जाता है, तो वह नींद में ही उसके कंधे को कस के पकड़ लेती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जब वश राहत को बेड पर लेटकर वहां से जाने ही वाला था कि राहत उसके शॉर्ट को कस के पकड़ लेती है, जिसे देखकर वश उसके पास में ही लेट जाता है, तो एक हाथ वैसे ही अपना सर उसके सीने से लगा लेती हैं। ये देखकर वश वैसे ही बेड पर लेटे अपने शर्ट के बटन को खोल लेता है और बेल्ट को निकालकर उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट को डालकर राहत को अपने ऊपर लेट देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से डालकर उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसकी आंखें इसमें पूरी तरह से शांत, मगर उन्हें गहरी राज छुपे हुए थे। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाते सहलाते खुद भी गहरी नींद में चला जाता है। सुबह का वक्त, राहत जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे बेड पर खाली खाली महसूस होने लगता है। वह अपनी नींद भरी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है, तो वश उसे नहीं दिखता है। ये देखकर वह बेड पर बैठकर खुद से ही, अब ये साइको कहाँ गया? रात को भी आया नहीं था और अब तो दिख भी नहीं रहा है। लगता है रात को वो आया नहीं है। कहते कहते वह खुद की बॉडी को स्मेल करने लगती है और फिर खुद से ही, पर परफ्यूम की तो खुशबू उसके सिवा किसी और की नहीं हो सकती है, तो फिर सुबह सुबह गया कहाँ? कहता कहता रहता बेड से खड़ी हो जाती है और अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। वह सीधा हाल में आकर चारों तरफ देखती है कि तभी एक मैड अपना सर झुकाए हुए, मैडम आपको कुछ चाहिए? इस पर राहत जल्दी से, वश कहाँ पर है, तुमने देखा है उसे? इस पर वह मैड अपना सर झुकाते हुए अपनी शांत आवाज है, मैडम सर तो सुबह सुबह ही चले गए हैं, पर जाते वक्त उन्होंने आपके लिए एक नोट दिया है। उन्होंने कहा था कि आप हाल में जरूर आओगे उन्हें ढूंढने के लिए। कहते हुए अपने पॉकेट से राहत को एक नोट देकर वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। इस पर रहता वहीं सोफे पर बैठे हुए खुद से, इसे पता था मैं इसे ढूंढने आई होने वाली हूँ, तो 10 मिनट रुक नहीं सकता था और जाने से पहले उठा नहीं सकता था। पर नहीं, इन्हें तो मिस्टर एक्स की तरह गायब भी होना है। सच में साइको तो साइको है, मेरा दिमाग भी पागल कर देगा यह इंसान। कहते हुए वह सोफे पर बैठकर नोट को जल्दी से खोल देती हैं। तो उसे नोट में लिखा हुआ था, कैंडी, गुड मॉर्निंग, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढोगे, पर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा तो मुझे कोसती रहोगी, पर कुछ जरूरी काम था, इसकी वजह से जाना पड़ा। नहीं तो रात का एक्सरसाइज हम दिन में तो कर ही सकते थे, पर हम 7 बजे तक रेडी रहना, हम दोनों पार्टी में जाने वाले हैं। कहते हुए उसे नोट पर कुछ ब्लैक सिंबल बने हुए थे। जीन्स का मतलब रहता को समझती नहीं है। वह बस अपना सर हिलाकर खुद से ही, अब ये पार्टी किस बात की है? पता नहीं यह इंसान मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा। कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे में आकर वह अपने मोबाइल को ढूंढ सकती है, तो उसे मोबाइल मिल जाता है। तो जल्दी से मोबाइल को ऑन करके आरिज को कॉल कर देती है। करीब 2 रिंग के बाद आरिज कॉल उठा लेती है। वह मुस्कुराते हुए, क्या बात है राहत, तूने इतनी सुबह सुबह कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है? इस पर राहत जल्दी से, वो ये पूछना था कि तुम कॉलेज जाने वाली हो कि नहीं। इस पर आरिज जल्दी से, क्या तुझे नोटिस नहीं मिला, कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद है? आरिज की बात सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, क्या कॉलेज बंद? क्यों 3 दिनों के लिए रखा है, कुछ हुआ है क्या? इस पर आरिज अपनी शांत आवाज में, पता नहीं यार, मुझे भी कुछ पता नहीं है, बस कॉलेज का नोटिस आया था कि कॉलेज 3 दिनों तक बंद है। क्यों, किस वजह से? यह उन लोगों ने कॉलेज के बिल्डिंग के इशू बता रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से ये लोग 3 दिन ले रहे हैं, बस, और कोई कॉलेज के अंदर जा भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, इसमें क्या मतलब, क्या चालू है? लोगों का एग्जाम्स आने वाली है, हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, और कॉलेज बंद? सच में कॉलेज ना जितना बड़ा है ना उतना ही कामचोर है। मतलब सच में यार, कुछ कह भी नहीं सकते, चल वह सब छोड़ दे, तू सो ले, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कहते हुए राहत कॉल कट कर देती हैं और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। फ्रेश होने के बाद वैसे ही नीचे आ जाती है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वह टीवी ऑन कर देते हैं। वैसे भी कॉलेज तो छुट्टी है, तो ऐसे ही वह बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। इस 7 बजे बज जाते हैं। राहत तैयार हो चुकी थी पूरी तरह से, वह खुद को मिरर में देखते हैं।
इस समय उसने मरून फुल हैंड गाउन पहना हुआ था। उसके ऊपर डायमंड नेकलेस विद डायमंड ईयररिंग डाले हुए थे। बालों का बना बनाया हुआ था। लिप्स पर डार्क मरून लिपस्टिक लगाई हुई थी। और आंखों पर आईलैशेस जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने उसके जवाब चेहरे पर कुछ भी लगाया नहीं था। वह भी उसे मेकअप आर्टिस्ट की जबरदस्ती की वजह से राहत को लिपस्टिक और आईलैशेस लगाने पड़ रहे थे। नहीं तो राहत सिंपल ही वहां पर जाने वाली थी, पर उसको एक एलिगेंट एंड सोबर लुक के साथ जो जाना था, तो जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। कमरे में इस समय रहता अकेली थी। वह खुद को मिलन में देख रही थी। वह वहीं पर ऐसे ही खड़ी होकर गहरी सांस लेते हुए मुंह बनाकर, सच में मेकअप आर्टिस्ट होने तो मेरे पूरे चेहरे को पेंट ही कर डाला। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं हूं। ऊपर से ही इतनी डार्क लिपस्टिक सच में या और भी ज्यादा गंदी लग रही है मुझ पर। क्या कर सकती हूँ, इस पागल इंसान ने मुझे ये सब करवाने पर मजबूर कर दिया है। खुद का तो सही है, बिजनेस सूट पहन लो और निकाल लो। कहते कहते हैं वह मुंह फुलाने लगती है। इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर रहता को सबकी आदत नहीं थी, जिसकी वजह से उसे ये सब अच्छा न खूबसूरत रहा था। तभी वो अपनी कमर पर वश के हाथों को फील करती है, तो वह अपना सर ऊपर करके उसे देखते जो उसे ही देख रहा था। इस समय दोनों की ही आंखें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। जहां राहत की नीली आंखों में आप एक सुकून था वश को देखकर, तो वही वश अपनी खाली आंखों से राहत को देख रहा था। राहत उसके हाथों पर अपना हाथ लगाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मिरर में ही उसे देखते हुए, तुम सुबह सुबह कहां पर गए थे? और अब आ रहे हो, और रात को भी बहुत देर से आ गए थे, कहां गए थे? राहत के इस सवाल पर वश अपने चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन लाकर, मम डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, वैसे मेरी कैंडी पर मैरून कलर अच्छा लगता है। कुछ बहुत खूबसूरत दिख रही हूं। मन तो कर रहा है तुम्हें कहीं पर भी नहीं लेकर जाऊं, पर जाना भी तो जरूरी है। आखिर तुम मेरी कैंडी हो, जिसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पर। कहते हुए वह बड़ी मासूम चेहरा बनाकर उसे देखने लगता है। वही राहत जो अपना सवाल का जवाब वश को ना देते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिल देती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वह तो उसे सवाल का जवाब नहीं देगा, तो इसी वजह से वह दोनों ही पार्टी के लिए वहां पर निकल जाता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ मेरी नई स्टोरी आई है तो लाइब्रेरी में जरूर पढ़ लेना। 110 हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट्स पार्टी। राहत के इस सवाल पर वश अपने चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन लाकर, मम विस्मयादिबोधक चिन्ह, वैसे मेरी कैंडी पर मैरून कलर अच्छा लगता है। कुछ बहुत खूबसूरत दिख रही हूं। मन तो कर रहा है तुम्हें कहीं पर भी नहीं लेकर जाऊं, पर जाना भी तो जरूरी है। आखिर तुम मेरी कैंडी हो, जिसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पर। कहते हुए वह बड़ी मासूम चेहरा बनाकर उसे देखने लगता है। वही राहत जो अपना सवाल का जवाब वश को ना देते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिल देती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वह तो उसे सवाल का जवाब नहीं देगा, तो इसी वजह से वह दोनों ही पार्टी के लिए वहां पर निकल जाता है। वही पार्टी हॉल में, सेमीकोलन पार्टी जो बड़े से हाल में रखी हुई थी। ये शहर से दूर जंगल एरिया में था, जहां पर किसी को भी पता नहीं था। अगर पार्टी की थीम की बात करें तो सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, कोई भी एक दूसरे का चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। तभी ठाकुर राठौर के पास आते होते, क्या हुआ राठौर, बीवी नहीं देख रही है तुम्हारी, अकेले ही आए हो क्या? इस पर राठौर कुछ औरतों की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारी बीवी के साथ है। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पार्टी इतनी दूर क्यों रखी है, और वह भी चेहरे पर मास्क लगाकर? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इस पर ठाकुर एक गहरी सांस लेकर, लगता है नाइट कुछ करने वाला है, और वैसे भी अगर मास्क लगाया है तो उसके पीछे जरूर कुछ वजह तो होगी, और मुझे ऐसा लग रहा वह किसी खास को इस पार्टी में लाने वाला है, और उसका चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता है। शायद इसी वजह से उसने पार्टी बहुत दूर और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। राठौर अपने हाथों में पड़ी हुई ड्रिंक के गिलास को गोल गोल घूमते हुए, नाइट के दिल में आखिर किसने ऐसी जगह बनाए हैं? जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं, वह बहुत खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे शख्स के दिल में कोई लड़की आ सकती है? पर उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी फैमिली को लाने वाला है, क्योंकि उसने फैमिली शब्द उसे किया था। इस पर राठौर भी अपना सर हिला देता है, और क्लाइंट्स के साथ बात करने में, वही वह लड़की जो 29 ईयर की थी, जिसने नाइट को सेड्यूस करने का प्लान बनाया था, वह एक जगह पर खड़ी थी। तभी उसके साइड में 35 ईयर का शख्स आते हुए, हिना तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पर नाइट उसको तुम अपने बिस्तर पर नहीं ला सकती। मरते मरते बची हूं कल। अगर आज तुमने कुछ भी गलती कर दी तो वह शख्स तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डॉट उद्धरण चिन्ह। इस पर ही ना उसे शख्स की तरफ देखकर बड़ी ही मुस्कुराहट लिए, हिना नाम है मेरा। मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज पसंद है। मुझे देखना है कि आखिर नाइट कैसे किसी लड़की की अदाओं से बच सकता है, और हिना के हुस्न से आज तक कोई नहीं बचा है, तो नाइट। वह शख्स उसकी बातों को पूरा करते हुए, मतलब नाइट योर चैलेंज, हम
FHCKU। अगर वो ना हुआ तो मैं हमेशा ही रेडी रहता हूँ। वैसे भी आज मैं अकेला हूँ और पार्टी भी बहुत लंबी चलने वाली है अगर तुम चाहो तो। कहते हुए शख्स हिना की कमर को पकड़कर अपना हाथ नीचे की ओर ले जाता है। तो वही हिना उसके सीने पर हाथ रखकर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट लिए, बेबी जब तक हिना का चैलेंज कंप्लीट नहीं होता है तब तक वह किसी के पास नहीं है कि अगर तुम्हें वेटिंग लिस्ट्स में रहना है तो रह सकते हो, मेरे पास आज की रात के लिए एक ही चैलेंज है। इस पर वह शख्स हिना की बात पर उसका हाथ पकड़कर एक पिल के पीछे उसे ले जाते हुए, पर जब तक आ नहीं जाता तब तक। वैसे भी आज मेरा ड्रग का हाई डोज हुआ है और फिलहाल तो थोड़ी सी तो मदद कर ही सकती हूँ। कहते हुए मुस्कराने लगता है तो हिना अपना कर हिलाते हुए चारों तरफ देती है। फिर उसकी पेंट की जिप खोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का माहौल बन चुका था और वही हिना इस बात से अनजान कि कोई उसके इस हरकत पर नजर रख रहा है, वह मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही पार्टी में जब शोर होने लगता है तो वही शोर की आवाज से हिना दूर हो जाता है और बिना देर किए वहां से चली जाती है। वही वह शख्स गहरी गहरी सांस लेने लगता है और फिर गुस्से भरी नजर हिना पर डालकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए वहां से चला जाता है। वही हिना अपनी लिपस्टिक को सही करते हुए अपना चेहरा अच्छी तरह से क्लीन करके अपनी रिवीलिंग ड्रेस को और भी रिवीलिंग बनाते हुए पार्टी में आ जाती हैं। अगर हिना की बात कर तो वो एक माफिया एंड बिजनेस रिलेटेड रहती थी जिसे हर एक शख्स में कुछ ना कुछ ढूंढना पसंद है। उसके हमेशा ही बेड पर एक नई लड़के रहती हैं और जो ना उसे मिले उन्हें वह एक चैलेंज की तरह समझती है और इस चैलेंज की वजह से उसने बहुत लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है, पर फिर भी उसे कोई भी अफसोस नहीं है और इसी वजह से उसके लिए नाइट भी एक चैलेंज है। वही पार्टी हॉल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है जिससे सभी चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी पार्टी हॉल के गेट से दो शख्स आ जाते हैं जिसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही उन दोनों पर फॉक्स आ जाता है तो हर कोई उन दोनों को देखा ही रह जाता है। दोनों के चेहरे पर जरूर मास्क था, पर देखने से वह दोनों परफेक्ट और एक दूसरे के लिए ही बने हुए देखते हैं। समय सामने और कोई नहीं, वश और राहत जिसने वश के हाथ में अपना हाथ डाला हुआ था। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके ये सारा कुछ देख रही थी। अब तो उसके तो जैसे हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वह सामने देखती है तो देखते ही रह जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी पार्टी में कभी आएगी, ना जाने क्यों उसे डर सा लग रहा था। वह कस के वश का हाथ पकड़ लेती है तो वश उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बस मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर ना जाने क्यों रहता को अच्छा लग रहा था। वहीं पीछे खड़ा भस्मा और उसके साथ आए हुए 4 बॉडीगार्ड्स उन दोनों के साइड में गहरा बनाए हुए खड़े थे। वहीं उन दोनों को देखकर हर किसी को पता चल चुका था कि ये दोनों कौन है और राहत के गले में मंगलसूत्र देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यह नाइट की वाइफ ही है। अब उन्हें उसकी बात का मतलब समझ आया था, जिसकी वजह से सभी अपनी अपनी बीवियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सिर्फ राहत को देखते ही रह जाते हैं। जरूर उनके सामने उसका चेहरा ना हो, पर उसकी बॉडी शॉप और साथ ही साथ उसका गोरा रंग और उसकी नीली आंखें, जिम हल्की सी घबराहट को देखकर हर कोई इतना समझ चुका था कि वह बहुत ही खूबसूरत है। वही हिना किंग को किसी औरत के साथ देखते हैं तो उसकी बॉडी में पूरी तरह से आग लग जाती है। उसकी नज़र तो बार बार राहत के गले में पहने हुए मंगलसूत्र और उसके हाथ पर जा रही थी जिसे वश के कस के पड़ा हुआ था। ये देखकर तो उसकी पूरी तरह से खून खौल जाता है। उसके हाथों की मुठियां बन जाते हैं। वह अपने चेहरे पर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन तो लाती है, पर बार बार उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही राहत वश की तरफ देखते हुए धीरे से उसके जैकेट के स्लीव्स को खींचती है तो वश उसके मुंह के सामने अपना कान कर देता है। तो राहत धीरे से अपनी मासूम आवाज में, आखिर हम कहाँ आए हैं और यह कौन सी पार्टी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सच सच बताओ, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? देखो, अगर कोई गलती हुई है तो हम घर में जाकर उसे सॉल्व करेंगे, पर इस पार्टी में मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ पर मुझे सफोकेशन हो रहा है। कहते कहते राहत बड़ी मासूमियत उसे देखने लगती है। उसकी नीली आंखों की मासूमियत को देखकर वश हल्के से नीचे झुककर सबके सामने है उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, कैंडी डरना तुम मुझे चाहिए, पर मेरी कैंडी को तो पार्टी से डर लग रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है ना। चलो मैं तुम्हें एक बात बताओ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वह सभी मुझसे डरते हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से राहत को देखने लगता है। वही राहत तो उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझता, वह बस उसे देखते ही रहती हैं। वही दूर खड़ा भस्मा उन दोनों को देखकर अपने मन में, पता नहीं बॉस ने मैडम को यहाँ पर क्यों लाया है। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं मैडम को बॉस का सच ना पता चली तो। अगर उन्हें बॉस के बारे में पता चला तो क्या से क्या होगा, और यह बॉस उनके दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर वह करना क्या चाहते हैं यहाँ पर मैडम को लाकर? अब तो मुझे बहुत टेंशन होती जा रही है।
बस कुछ भी करके मैडम के सामने बस का सच ना आ जाए, अगर उनके सामने बस का सच आ गया तो। कहते कहते बहुत टेंशन में आ चुका था। पर उसकी टेंशन बस 2 मिनट की थी, क्योंकि स्टेज पर एक शख्स वहां पर आते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपने हाथों में माइक लिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट्स पार्टी। कहते कहते वह शख्स वश की तरफ देखने लगता है। वही उसके बाद सुनकर राहत के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके सिर्फ और सिर्फ वश को किसी स्टैचू की तरह खड़ी होकर देख रहे थे। उसके हाथ पर पसीने में भीग चुके थे और चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसकी नीली आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, जिसे उसके कानों पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से कहीं और ही चली चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।